अच्छा जनाब, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है। थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पास पेपर के क्वेश्चंस पर है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैं लाइन से क्वेश्चन कराता हुआ आ रहा हूँ, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये वाला क्वेश्चन शुरू के 5 क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इसका आंसर जरूर लिखना चाहूंगा कि आर बराबर होता है वी अपॉन आई। वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट, करंट का मतलब एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर इट इज कॉल्ड ओम। ठीक। तो बस मैंने इसका आंसर लिखा है, समझाने की प्रैक्टिस में लास्ट टाइम करा चुका हूँ। असल क्वेश्चन मेरे लिए ये मेन क्वेश्चन क्या जी, मेन क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है, और इस डाटा को सामने रखकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं स्क्रॉल ना मुझे करना पड़े, और इस डाटा को सामने रख के मैं क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन यार ये है कि आप ये देखिए कि जब आप किसी बल्ब को, किसी फिलामेंट लैम्प को कनेक्टिंग वायर के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो, तो पूरी फिजिक्स में हम लोग कहते हैं, उम्र बेटा, ये है कि ये बैटरी हो गई, सोर्स हो गया, ये आपका लोड हो गया। लेकिन जो वायर्स होते हैं, उन वायर्स की रेजिस्टेंस इतनी स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज यूजुअली कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। तो हम तो इसकी बात करते ही नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि भाई आपने कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वायर, फिलामेंट वायर को मैंने एफ डब्ल्यू कह दिया या खाली एफ कह दिया, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर को मैंने सी कह दिया, इन दोनों का रेशो हमने शो करना है, इट इज इक्वल टू 1000। तो क्या बेटा उमर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है कि यूजुअली हम रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर को कंसीडर करते ही नहीं है, बोलते हैं इट इज नेग्लिजिबल। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस निकालनी है फिलामेंट लैम्प की। आपको पता है लैम्प के अंदर, फिलामेंट लैम्प के अंदर एक वायर लगा होता है, उसकी रेजिस्टेंस, और इन दोनों की रेजिस्टेंस का रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब। कैसे रेशो रेशो कैलकुलेट करेंगे? तो यार रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। और एरिया में, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर की बात हो रही है, तो बात होती है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और ये जो मैंने पूरा का पूरा फार्मूला लिखा है, ये मैंने अभी ऊपर फिलामेंट लैम्प के लिए लिखा है। अच्छा, यही फार्मूला मैं दोबारा अगेन नीचे लिख रहा हूँ, रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया, और एरिया को डायमीटर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक। अब बेटा उमर आप मुझे ये बताइए कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, इट इज फॉर फिलामेंट वायर। ठीक। ऊपर और नीचे में ये बताइए कौन सी चीज है जो हमेशा सेम होगी। तो सर पाई हमेशा सेम होगा, 4 हमेशा सेम होगा, और मैं कहता हूँ सेम को काटो, तो सबसे पहले तो मैंने सेम को काट दिया। ठीक। अब सेम को काटने के बाद अब जरा बेटा नोट कीजिएगा कि जो फिलामेंट वायर है, उस फिलामेंट वायर का डायामीटर डी है, लेंथ कैपिटल एल है, और रेजिस्टिविटी रॉ है। तो लेंथ अगर कैपिटल एल है तो चले जी, मैंने लेंथ को भी कैपिटल एल के सिंबल से डिनोट कर दिया। ठीक है जनाब। ये ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई इशू नहीं है। ऊपर वाले पोर्शन का मतलब है फिलामेंट लैम्प के लिए, बेटा देखिएगा, फिलामेंट लैम्प के लिए रेजिस्टिविटी रॉ है, लेंथ एल है, और डायमीटर डी है। लेकिन यार उमर मुझे नीचे वाले पोर्शन में बताइए, जो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर के लिए इस वाले डेटा को देख के बताइए, रेजिस्टिविटी की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 0.028। इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कनेक्टिंग वायर। जहां लिखी हुई है लेंथ, लेंथ की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 7 टाइम्स लेंथ। नीचे लिखा है डायमीटर, डायमीटर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 14 डी स्क्वायर। ठीक। एंड ऑब्वियसली लेंथ, डायमीटर, रेजिस्टिविटी, ये सबका सब कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब जितने बाकी नंबर बचे, इन बाकी नंबरों को आपने कैलकुलेटर में डालना है। और कैलकुलेटर में डालने के लिए मैं बोलूंगा कि 14 का, ये जो बेटा 14 का स्क्वायर है ना उमर, ये 14 का स्क्वायर आ जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। और नीचे कैलकुलेटर में लिखोगे तुम 0.028 इंटू 7। और जब आप कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व करोगे तो देखिएगा आपको क्या शो करना है। इस डायग्राम में देखिए, इस पिक्चर में 1000 लाना है, तो मुझे एक पक्का यकीन है कि 1000 आएगा। ठीक है जनाब। तो मैं भी कैलकुलेटर चला के टाइम पास नहीं करूंगा आपके साथ, शो दैट है, और हमें अपनी कैलकुलेशन पे पक्का यकीन है। आप इसको कैलकुलेटर से क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा।
आपको इसका आंसर 1000 मिल जाएगा। तो अभी आपने सिर्फ सिर्फ इसको कॉपी करना है, लिखना है। और अगर उमर लिख चुके हैं तो मैं क्या अगले सवाल, अगले नेक्स्ट पार्ट में चलूं? हाँ, पहले कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, अब डेटा कॉपी कर लें। जी 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 जी। यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ और एक दफ़ा लिख देता हूँ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। और एरिया के लिए मैंने लिखा है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और आप देखिए इस फॉर्मूले को मैंने दो दफ़ा लिखा, उसमें जो चीज़ें सेम थी सेम को काटो, पहले उसको कैंसिल आउट कर दिया। जो नंबर सब्स्टिट्यूट करने थे वो नंबर्स को सब्स्टिट्यूट किया है, कैलकुलेटर आप चलाओगे, आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। और इस रिजल्ट से मुझे एक और बात समझ में आ रही है, जितनी देर में आप कॉपी कर रहे हो, कि फिलामेंट वायर की जो रेजिस्टेंस है ना, वो कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस से 1000 टाइम्स है। ठीक है जनाब। क्योंकि ये डिवाइड में है कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर को अगर मैं रेजिस्टेंस को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वायर इज 1000 टाइम रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। इट मीन्स फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। अगर आप यहाँ तक कॉपी कर चुके हो तो आगे चले। कह रहे हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कह रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं यूज द इन्फॉर्मेशन इन वन, जो अभी आपने ऊपर वन में प्रूफ किया है उसे यूज कीजिए। और क्या यूज करना है? एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली वाई द पावर डेसिपेटेड इन द फिलामेंट लैम्प इज ग्रेटर। ठीक है जनाब, फिलामेंट लैम्प की पावर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कनेक्टिंग वायर। ठीक है जनाब। तो अब देखिए मैं ये वाली बात लिखने जा रहा हूँ एज। ये बताओ कि जो पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज कराते हैं यूजुअली, वो आई स्क्वायर आर होता है। और ये आई स्क्वायर आर जब यूज कराते हैं जब पूरे सर्किट का करंट सेम चल रहा हो। तो आप देखिएगा जो करंट चलेगा, जितना करंट पास करेगा वायर में से, सेम करंट विल पास थ्रू लैम्प। तो लैम्प और वायर दोनों का करंट कैसा है जनाब? सेम करंट है। तो पहली बात तो मैं ये लिखूंगा एज द करंट थ्रू the wire connecting wire and filament lamp इज सेम। करंट तो देखो दोनों का सेम है। ठीक है ना, अब करंट तो दोनों का सेम है, सेम को काटो। तो अब ऑब्वियसली सारी की सारी बात बची, पावर जो है किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो पहले मैंने ये वाली बात करी है कि सबका जो करंट है, तो एज द करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड फिलामेंट इज सेम। करंट तो दोनों का सेम है और 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा और लंबी करने की जरूरत नहीं है। बट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड, ये बताइए रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट is greater than much greater than resistance of connecting wire. So power of filament length is obviously greater than power dissipation of connecting wire. तो सर कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसमें पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा होती है। इसलिए फिलामेंट की पावर कनेक्टिंग वायर की पावर से बहुत ज़्यादा है, 1000 टाइम ज़्यादा है। क्योंकि करंट तो ऑलरेडी दोनों का सेम है। ठीक है जी। बड़ा आसान सा सवाल था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब बताइए इसके लास्ट पार्ट के अंदर, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ये खुद बता रहे हैं कि लैम्प के ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट्स, लैम्प के ऊपर लिखा हुआ है 6 वॉट्स, ये पावर है और ये इसका वोल्टेज है। ठीक। यूज द इंफॉर्मेशन इन वन, वन वाली इंफॉर्मेशन को यूज कीजिएगा। वन वाली इंफॉर्मेशन है क्या? सर वन वाली इंफॉर्मेशन ये है कि फिलामेंट की रेजिस्टेंस 1000 टाइम है रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कह रहे इस इंफॉर्मेशन को यूज करें और मालूम क्या करना है? डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है जी। तो अब आपको सोचिए, इन्होंने लैम्प की इंफॉर्मेशन दे दी है, लैम्प की इंफॉर्मेशन दे दी है। लैम्प का मतलब फिलामेंट लैम्प। ठीक है जनाब। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार लैम्प की इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, लैम्प को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलामेंट। ठीक है जनाब। तो फिलामेंट लैम्प की पावर दे दी है, फिलामेंट लैम्प की पावर है 6।
फिलामेंट लैम्प का वोल्टेज है 12। तो सबसे पहले तो आप फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस निकालोगे। सही बात है भाई। फिलामेंट लैम्प की इन्होंने वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दी हुई है, तो मैंने पावर को लिखा 6, वोल्टेज को लिखा 12। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस। ठीक है जनाब। तो फिलामेंट वायर की जो रेजिस्टेंस आएगी, जब आप कैलकुलेटर चलाओगे ना, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फिलामेंट वायर की रेजिस्टेंस आ जाएगी 24 ओम। ठीक, कैलकुलेटर से निकालोगे 24 ओम। और जब 24 ओम आ जाएगी तो ये पूछ रहे कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस, तो मसला ही नहीं है जी। फिलामेंट लैम्प की 24 रेजिस्टेंस है, 1000 मल्टीप्लाई है, 1000 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। और रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर बन जाएगी 2.4 एक्सपोनेंट -2। ठीक है बेटा, 2.4 एक्सपोनेंट -2। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा मुझे लग रहा है कि फिलामेंट लैम्प की पावर दे दी, फिलामेंट लैम्प का वोल्टेज दे दिया, तो पहले फिलामेंट लैम्प की आपने रेजिस्टेंस निकाली। उस फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस को, जो आपके पास 24 आई, उसी 24 को इस 1000 पुरानी इंफॉर्मेशन से डिवाइड किया, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये बात मेरा आंसर आ गया। अच्छा, और आगे चलिए। कह रहे जनाब द डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग वायर इज डिक्रीज्ड। ओए होए, एक तो आप ये बताइए, जो कनेक्टिंग वायर है वैसे बिल्कुल बारीक सा होता है। ठीक, कह रहे हैं उसका डायमीटर डिक्रीज कर दिया है। ठीक, अब ये बताइए अगर डायमीटर डिक्रीज हो जाए, तो आपको पता है सर, डायमीटर अगर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और आगे चलें, द टोटल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रिमेन सेम। क्या बात है जनाब, लेंथ भी सेम रखी है। ठीक है जनाब, मेटल की रेजिस्टिविटी भी सेम है, फोर भी सेम सेम है, पाई भी सेम है। तो मैंने देखिए सेम को काटो वाली मैकेनिज्म में जाके सबको काट दिया। और जब मैं सबको काट चुका, तो सबको काटने के बाद अब अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस जो है सर, वो डायमीटर स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो गई हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट अकर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वायर। बताइए, डायमीटर को अगर डिक्रीज कर दोगे, डायमीटर को डिक्रीज कर दोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जनाब, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी जनाब, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर बात बड़ी सिंपल सी है कि एज रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वायर is inversely proportional to the square of its diameter. So resistance will increase as diameter is decreased। पर इस क्वेश्चन को 3 मार्क का पूछने की मेरे को कोई सेंस समझ में नहीं आती कि इसमें 3 मार्क वाला, ईमानदारी की बात है, कोई काम नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले में नजर आ रहा है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के साथ। तो अगर आप डायमीटर को डिक्रीज करते हो तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होना है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया, और मेरे ख्याल में बड़ा आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ मैं फॉर्मूले लिखूंगा, मैं सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बहुत आसान सा लग रहा है। ये पावर दी हुई है, ये वोल्टेज दिया हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं करंट बताइए, तो सर पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है जी, पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट आपने कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा 0.25। ठीक, फिर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई, और इस n को मैंने नाम दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और Q का एक और फार्मूला होता है IT, करंट इनटू टाइम। तो यार जरा उमर देखो बेटा, करंट है 0.25, टाइम है 3 आवर्स का, एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ई क्या होता है सर, ई होता है एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है जनाब, तो करंट भी आपके पास मौजूद है, टाइम में आवर्स में है, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अब आप इसको बेटा पूरा सॉल्व करोगे तो बड़ा मासूम सा सवाल है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अरे अब शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 480, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो भाई आपको उसका वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट भी पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर मारे, रेजिस्टेंस आ जाएगी। नहीं करा रहा मैं। अच्छा जनाब कह रहे हैं द फिलामेंट वायर हैज अ अनकॉइल्ड लेंथ, यानी टोटल लेंथ इतनी है, ये लेंथ हो गई। ठीक है जनाब। द मेटल हैज रेजिस्टिविटी, सर ये रेजिस्टिविटी हो गई। कैलकुलेट द डायमीटर, डायमीटर कैलकुलेट करना है। और आपने रेजिस्टेंस लास्ट पार्ट में निकाली हुई है, दैट इज 480। तो देखिए R इज इक्वल टू रॉ एल ओवर एरिया, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा अब एक बेवकूफ़ाना बात, कुछ बच्चे मेरी इस बात को, एक बेवकूफ़ाना सी बात को अप्लाई करने लगते हैं मेरी इस बात को, कि सर इसके अंदर पाई और 4 को काट दें। और भाई पाई और 4 को जब काटोगे, सेम को काटो जब लगता है जब हम दो वायर को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो वायर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट डायमीटर, डायमीटर आपने कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए जरा गौर कीजिएगा। रेडियस है 480, रेजिस्टिविटी का ये नंबर है, लेंथ का ये नंबर है, मिलीमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो आपने सिंपली यहाँ से डायमीटर को सब्जेक्ट बनाना है। सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, मैं लिख के टाइम नहीं पास करूंगा, आंसर जरूर बताऊंगा ताकि आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। अब आप सॉल्व करोगे डायमीटर को सब्जेक्ट बनाकर, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा तेज भाग रहा हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग आपको वैसे भी दूंगा। आखिर में कह रहे हैं डी पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप इज नाउ रिड्यूस्ड। अच्छा जी, लैंप का वोल्टेज कम कर दिया, वोल्टेज कम कर दिया। याद रखिएगा जब कभी लैंप पे वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो जरा लंबी कहानी सुनिएगा। सर जब वोल्टेज बढ़ाते हैं लैंप में, तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है ना, तो लैंप हमेशा गर्म हो जाता है, लैंप गर्म हो जाएगा। जब लैंप गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो बढ़ जाती है। हाँ लैम के लिए। ठीक, सिर्फ लैम की बात कर रहा हूँ, लैम के अलावा ये वाला रूल कहीं और नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर देखिए उल्टी बात कह रहे हैं, लैम का हमने वोल्टेज रिड्यूस कर दिया है, तो सर कन्वर्सली कर लें, वोल्टेज कम करेंगे करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस, सॉरी टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ठीक। तो ये वाली बात सिर्फ लेंथ के लिए होती है, इसको कहीं और मत लगाइएगा बस। अच्छा जी, इसके बाद अगेन है डिफाइन ओम, ओम को डिफाइन डेफिनेशन करना आपको आती है। दो पैरेलल में लगे, एक सीरीज में लगा हुआ है। और इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज आपको सिखाना चाहूंगा। क्या चीज सिखाना चाह रहा हूँ तो जरा सुनिए। ये बताइए, ये जो ये वाला जो रजिस्टर है ए और बी, ये दोनों पैरेलल है। ये बताइए अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों पर अगर मैं आपसे कहूँ कि पैरेलल वाला फार्मूला लगा दें, तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाकर आप ए और बी की टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए और बी की टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? तो सर पैरेलल में तो 6 × 3, 6 + 3, 18/9, ये रिजल्ट आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है ना। तो ए और बी की कंबाइन रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम। यहाँ पे वोल्टेज पड़ा हुआ है 1.5 वोल्ट। ठीक। अब याद रखिएगा अगर कभी दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, अगर दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, तो मैं ऐसे सर्किट को बोलना पसंद करता हूं कि ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। सीरीज को मैं बोलना चाहता हूं, आदत डालें, सर ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है रेजिस्टेंस के रेशो में, रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, इसकी रेजिस्टेंस 2 है, इसकी रेजिस्टेंस 4 है, तो 1:2 के रेशो में वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक। और अगर 1:2 के रेशो में वोल्टेज डिवाइड होगा तो इतना सेंस बच्चों में होना चाहिए कि 1.5 को जरा डिवाइड कराना 1:2 के रेशो में। बोलो 1.5 को 1:2 के रेशो में डिवाइड करो। उमर बेटा मैथ में, यार 1.5 को 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है, क्या बनेगा बेटा बोले? यार रेशो में डिवाइड करना है। इसका मतलब है तुम्हें रेशो वाले सवाल नहीं आते, तो फिर मैं रेशो वाले मेथड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ यार। भाई अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख रहा हूँ R1, मैं इसका नाम रख रहा हूँ R2। ठीक है ना। अगर बेटा मुझे R1 का वोल्टेज शेयर चाहिए, तो फॉर्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। मैं बिल्कुल बच्चों वाले मेथड पे लेके चला गया हूँ। ठीक। बताइए बेटा, R1 है 2, नीचे दोनों का सम 2 + 4, टोटल वोल्टेज है 1.5। ठीक। ये हो गया आपका 2/6 इंटू 1.5। 2/6 को 1.5 में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.5।
ठीक है जनाब। और अब 0.5 आएगा तो पक्की बात है सर, इस पे वोल्टेज आएगा 0.5 वोल्ट, इस पर आएगा 1.0। तो अब आप खुद बताइए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ 1.5 को डिवाइड करना है 1:2 के रेशो में, तो आप मेरे ख्याल में ओरली भी बता सकते थे कि 1.5 में सर 0.5 इधर आ जाएगा, 1 वोल्ट इधर आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको ये जो फार्मूला सिखा दिया है, इस फार्मूले का नाम है पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। ठीक है जनाब। पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लगाकर मैंने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया जो ए बी पर आ रहा होगा। ए बी का वोल्टेज बेटा कितना आ रहा है, 0.5 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट इस पर भी आएगा। दोनों पैरेलल है ना बेटा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। 0.5 वोल्ट ऊपर भी आएगा, 0.5 वोल्ट नीचे भी आएगा। अलबत्ता सी के ऊपर वोल्टेज 1.0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी। अब आपके पास सारे के सारे वोल्टेज मौजूद हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये, पूरे सर्किट का टोटल करंट बताएं। पूरे सर्किट का टोटल करंट बताएं। तो पहले निकालोगे पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, ये तो मैं बेस बना रहा था। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, बताइए पूरे सर्किट का करंट बताएं। तो सर पूरे सर्किट के करंट के लिए चाहिए पहले पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओगे पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर कि ये वाली रेजिस्टेंस 1 है, ये वाली रेजिस्टेंस 2 है। 1 + 2, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है, 3। टोटल रेजिस्टेंस 3 है। टोटल वोल्टेज 1.5 है। तो टोटल करंट कितना होगा। तो सर टोटल करंट होगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। 1.5 को जरा जल्दी से 3 से डिवाइड करके बताओ। तो 1.5 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 0.5। ठीक है ना, अब 0.5 आ रहा है। ठीक। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, 4 और 2 6, मैं ये गलती ही कर रहा हूँ, थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, आपने गलती मेरी बताई नहीं। सर ये रेजिस्टेंस 4 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, 4 + 2 टोटल रेजिस्टेंस 3 है। सॉरी, 4 + 2 टोटल रेजिस्टेंस 6 है, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस 6 है। टोटल रेजिस्टेंस 6 है। ठीक है जनाब। तो वोल्टेज है 1.5 का, और 1.5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 0.25। ठीक। तो मुझे नहीं पता मैंने जल्दी में क्या बोल दिया था। तो जनाब मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाली, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज 1.5, पूरे सर्किट का टोटल करंट 0.25। तो 0.25 आ रहा है टोटल करंट। ये टोटल करंट है। टोटल करंट के बाद पूछ रहे हैं कि बी का करंट बताओ, तो मैं बी का करंट भी बता देता हूँ। बताइएगा बी का वोल्टेज कितना है। बी का वोल्टेज कितना है। बी का वोल्टेज है 0.5, बी की रेजिस्टेंस है 3। तो ये बन गया जनाब 0.5 डिवाइडेड बाई 3, ये आगे थी 0.16666, तो 0.17 मैंने ले लिया। ठीक है जनाब, ये करंट आ गया। अब ये कह रहे हैं पावर बताइए रजिस्टर बी में, पावर बताइए रजिस्टर सी में। तो सर पावर का फार्मूला होता है वी आई, पावर का फार्मूला होता है वी आई। वी आई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बी का भी वोल्टेज करंट पता है और सी का भी पता है। तो बताइए बी का वोल्टेज कितना है। सर बी का वोल्टेज है 0.5, बी का करंट है 0.17। ठीक। नीचे लिखा है सी। बताइए सी का वोल्टेज कितना है, बेटा देख के बताओ सी का वोल्टेज कितना है। सी का वोल्टेज है 1। और सी का करंट कितना है, सी का करंट कितना है। तो आप कहेंगे सर सी के करंट के लिए ना, पूरे सर्किट का जो टोटल करंट आ रहा है, पूरे सर्किट का टोटल करंट है 0.25। तो सर यही 0.25 इसमें से भी पास करेगा, क्योंकि डिवाइड थोड़ी हो रहा है। तो इसका करंट है 0.25। तो ये 0.25 करंट इसका हो गया। ठीक। और जब आप इन दोनों को करोगे डिवाइड, तो कैलकुलेटर में आप डालिएगा इसको डिवीजन में, और जब आप डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आएगा इसका 480। नहीं नहीं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाह रहा हूँ, पर मेरी से मार्किंग स्कीम खो गई है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बी का 3 कर रहे हैं। तो ये है 8, मैंने मार्किंग स्कीम खोल ली है जी, 8B3, रेशो आ रहा है जी 0.33। आप ये कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है जनाब। हाँ 0.33, हाँ 0.33। पर ये जरूरी नहीं कि वी आई से आप करें। आप इस क्वेश्चन को V²/R से करोगे, उससे भी वही आंसर आएगा। I² R से करोगे तो उससे भी वही आंसर आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज तो हमें पता है, सारी की सारी वैल्यूज तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर लिखी हुई है। आप देख लो, हर रजिस्टर का करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप जिस फॉर्मूले से चाहो कर सकते हो। उसके बाद कहते हैं जनाब, द रजिस्टर A B and C आर वायर्स ऑफ सेम मटीरियल,
सेम लेंथ। एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टर मे बी मेड विद डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज। क्या मतलब, अगर मेरे पास अगर मेरे पास तीन डिफरेंट वायर हों, ए बी सी, तीनों का मटेरियल सेम है, तीनों की लेंथ सेम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तीनों की रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप सजेस्ट कीजिए। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर एरिया। ठीक है, एरिया। आप बताइए, तीनों वायर का मटेरियल सेम है, तीनों वायर की लेंथ सेम है, तो अगर तीनों वायर्स का एरिया डिफरेंट हो, उनकी थिकनेस डिफरेंट हो, तो डिफरेंट थिकनेस अगर होगी तो उन तीनों की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट थिकनेस ऑफ वायर, अगर तीनों वायर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट बनानी है, तो आपके पास एक ही मैकेनिज्म है कि तीनों की थिकनेस डिफरेंट कर दें। एक मोटा तार होना चाहिए, एक थिन वायर होना चाहिए। अगर तीनों की थिकनेस डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटिकली तीनों की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो बात पूछना चाह रहे हैं, उस बात को करने के लिए अगर मैं आपसे यार ये कहूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट उठा लिया, और जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है उसमें मैं इसको यूज करना चाहूंगा। इधर आ जाए। ठीक है सर, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहली बात तो मुझे उमर बताएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी भी कैलकुलेट करना हो तो पहले फार्मूला लिखोगे आई एम नेवी। ठीक है, आई एम नेवी लिखने के बाद ये बताइए, तार में खुद कह रहे हैं सर सबका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो एन कैंसिल हो गया। ठीक है जनाब। उसके बाद कह रहे हैं सबकी लेंथ सेम है, लेकिन लेंथ तो इस फार्मूले में कहीं आती ही नहीं है। ठीक है ना, तो लेंथ को तो छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए, तीनों का क्या करंट सेम है? नहीं सर, इस दफा तीनों का करंट सेम नहीं है, बी और सी के करंट डिफरेंट है। इस वाली डायग्राम को देख लो, बी और सी के करंट नजर आ रहे। बी का करंट कितना था सर? बी का करंट हम लोग निकाल कर आए में 0.17 था, और सी का करंट था 0.25 एम्पियर, तो करंट डिफरेंट है। ठीक है जनाब। और ई चले मान लेते हैं, ई दोनों तीनों दोनों का सेम होगा, तो ई दोनों का सेम है। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होगा आई ओवर ए, आई ओवर ए। ठीक है जनाब। तो जरा देखिएगा, ये पार्ट मुझे याद आ रहा है, काफी मुश्किल पार्ट है, जरा सुनिएगा। मुझे निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वायर बी डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वायर सी, एंड इट इज इक्वल टू आई ओवर ए, आई ओवर ए। ठीक, ये बी के लिए और ये सी के लिए। उमर पहले ये वाली बात डिसाइड करेंगे, ये वाली बात समझ में आती है कि मैंने क्या करा है? हाँ, ये वाली बात हो गई। अच्छा, अच्छा इस फॉर्मूले में जरा एक और बात देखें। सर करंट में तो हमें वैल्यूज पता है, बी का करंट भी हमें पता है, सी का करंट भी मुझे पता है, पर दोनों वायर का मुझे एरिया नहीं पता है, एरिया मुझे नहीं पता है, एरिया नहीं पता है। सर अब आपको एरिया नहीं पता ना, तो एरिया को आपने रिप्लेस करवाना है। किससे रिप्लेस करवाऊंगा अभी आपको बताता हूँ। ये बताइए, आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए वाला फार्मूला अगर मैं अप्लाई अप्लाई करूं, तो फिर जरा ऊपर चेक करना। सर दोनों वायर का मटेरियल सेम है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, तो पता ये चला कि एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा, मैंने आई बी ओवर ए बी इंटू ए सी इंटू आई सी। ठीक, मैंने इसको इस शक्ल में लिखा, आपको लिखना आता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये फरमाइश करूं कि यार ऐसा करो कि करंट के नीचे करंट आए, करंट के नीचे करंट आए, ठीक है, और एरिया के नीचे एरिया है, तो क्या ये वाला स्टेप समझ लोगे? तुम्हारे समझ में आता है? ये वाला स्टेप में मैंने क्या करा है, आई बी ओवर आई सी तो आराम से समझ में आ गया, ऊपर नीचे। ठीक है, ये वाला ए बी नीचे ही आएगा, ए बी नीचे ही आएगा, ये वाला ए सी तो सबसे नीचे था, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। मानते हो? हाँ बिल्कुल, ऊपर लाके मैंने, आप ये देखिए ना, ये आई बी ओवर ए बी है, ये डिवाइड की साइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट मारो, तो ये ए सी अपॉन आई सी बन जाएगा ना। ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या करा कि करंट वाली साइड को एक तरफ कर दिया और एरिया वाली साइड को एक तरफ कर दिया। और जब ऐसा मैं कर चुका, तो अब जरा इस वाली बात के ऊपर आओ, रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के साथ इनवर्सली है।
रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के साथ इन्वर्सली है, और अगर रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के साथ इन्वर्सली है, ठीक है जनाब, तो एक और स्टेप, बस ये आखिरी स्टेप है, आई बी ओवर आई सी ऐसी जाने दो। ठीक, ये दोनों सर इन्वर्सली हैं। अगर ये दोनों इन्वर्सली है ना, तो इन दोनों को भी रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा, पर इन्वर्स करके, यानी आर ओवर आर लिखूंगा। देखिए जरा उमर, देखना ये सी ऊपर लिखा था तो सी को मैंने नीचे लिख दिया है, बी नीचे लिखा था तो मैंने बी को ऊपर लिख दिया है। ये वाली बात समझ में आती है बेटा? ठीक है ना, मैंने एरिया को रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल से रिप्लेस कराया है, और जब मैंने इसको रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल से रिप्लेस कराया, तो जो रेजिस्टेंस है रिप्लेस होकर इनवर्स हो गई है। अब आप अगर गौर करो ना, तो ये सारी की सारी वैल्यूज इस वाली डायग्राम में आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, जरा देख देख के मुझे बता सकते हो तो बताओ। सबसे पहले लिखा हुआ है आई बी, आई बी का मतलब बी का करंट, तो बी का करंट हम लोग अभी ये भी निकाल कर आए, ये रहा बी का करंट, ये रहा बी का करंट। बी का करंट था 0.17, तो सर बी का करंट है 0.17। नीचे लिखा है आईसी, आईसी का करंट तो इसमें भी नजर आएगा, जरा देख के बताना आईसी का करंट इस डायग्राम में कितना है, देख के बताओ। आईसी का करंट उमर पढ़ के बताओ। 0.25, सी का करंट है 0.25। ठीक, अब आ जाओ रेजिस्टेंस पे, बी की रेजिस्टेंस कितनी है? सर बी की रेजिस्टेंस तो लिखा हुआ है 3 ओम में, क्वेश्चन में गिवन है। सी की रेजिस्टेंस कितनी है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर 4 ओम है। ठीक है ना, और जब आप इन सारे नंबरों को सॉल्व कर लोगे तो रिजल्ट आएगा 0.5, 0.5 रिजल्ट आएगा। लेकिन उमर तुमने क्योंकि अभी शुरू के फर्स्ट 5 क्वेश्चन नहीं करे हुए, तो आप इतनी अच्छी अभी रनिंग में मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है जनाब। हाँ, तो आपके लिए आज अहम तरीन काम ये है कि आप उन 5 क्वेश्चंस को भी करो, और अभी मैं ये वाली रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगा, इसको भी करो ताकि आप जरा थोड़ा रनिंग में आओ। ठीक है। हाँ अच्छा, अब जरा आ जाइए लास्ट पार्ट के अंदर। लास्ट पार्ट क्या है? डी पार्ट। डी पार्ट यार ये है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड, ये एक और सेल आगे लगा दिया है पैरेलल में, पैरेलल में लाके लगा दिया है। कह रहे हैं बताओ, पैरेलल में एक और सेल लाके लगा देते हैं तो क्या फर्क क्या आ जाता है? तो मैं आपको एक चीज जरा पहले यहाँ रफ में सिखा दूं, फिर क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। जरा सुनना बेटा, ये एक सेल था, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल था, इस सेल से ये कोई लोड लगा हुआ था, लोड। ठीक है ना, ये सेल था फॉर एग्जाम्पल 1.5 वोल्ट का, और लोड को करंट मिल रहा था फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर का। ठीक है ना, 2 एम्पियर का करंट मिल रहा था, एग्जाम्पल है मेरी। ये बताओ वोल्टेज 1.5 है, करंट 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है जाने दें। अब मैंने किया यार ये कि इसी सेल के साथ एक और पैरेलल में 1.5 वोल्ट का एक और सेल लाके लगा दिया। आपको पता है पैरेलल में अगर एक और सेल लाके लगा दें तो टोटल वोल्टेज आप बताओ वही रहता है या बढ़ जाता है? पैरेलल में एक और सेल लाके लगा दें तो क्या होता है? जब आप सर पैरेलल में एक और सेल लाके लगाएंगे ना, तो टोटल वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आता। एक और सेल पैरेलल लगा दें, टोटल वोल्टेज विल रिमेन सेम 1.5। और अगर टोटल वोल्टेज विल रिमेन सेम, तो बताइए अगर टोटल वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो लोड के करंट में भी कोई फर्क नहीं आएगा, लोड के करंट में भी कोई फर्क नहीं आएगा। जो करंट पहले था उतना ही करंट आएगा। ठीक है ना, आप दोबारा गौर से सुने उमर, फिर आपसे कमेंट्री करवाऊंगा। सर इफ वी कनेक्ट एनदर सेल इन पैरेलल विद द फर्स्ट सेल, then total EMF remains same. It does not change. As total EMF remains same, so the current of the whole circuit will remain same. तो no current change in resistor C. रजिस्टर पर लोड पे कोई फर्क नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात, सवाल, सर ये बताइए कि पैरेलल सेल लगाने का कोई फायदा भी हुआ या ऐसी फालतू में हमने ये लगा दिया 1.5? तो जरा गौर से सुनिएगा, पैरेलल लगाने का फायदा क्या होता है? फायदा भाई ये होता है कि हम जैसे कराची वाले हैं और हमारे यहाँ पे तो लाइट जाती है, और जब लाइट जाती है तो हम लोगों ने अपने घरों में ना यूपीएस और बैटरीज लगाई हुई होती हैं। तो अगर मेरे घर में एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और वो एक बैटरी जब लाइट जाती है तो 1 घंटे तक करंट देती है, 1 घंटे तक पंखा चला देती है। तो अगर मैं उसी के साथ एक और बैटरी लाके लगा दूंगा ना, तो वोल्टेज तो वो उतना ही देगी, लेकिन बैकअप का टाइम बढ़ा देगी, अब वो 2 घंटे तक चलेगी। 2 घंटे तक क्यों चलेगी? सर 2 घंटे तक इसलिए चलेगी कि दोनों बैटरीज जो होंगी ना, अब 1 एम्पियर करंट ये प्रोवाइड करेगी, और 1 एम्पियर करंट अब इसमें से आएगा। तो अब दोनों बैटरीज जो होंगी
वो उन दोनों का जो करंट सप्लाई है वो आधी आधी हो जाएगी। करंट सप्लाई क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। ठीक है जनाब। तो जो सेल आपने एक और लाके लगा दिया, तो वो जो सेल का करंट होगा ना वो अब आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा करंट एक सेल दे रहा होगा, आधा करंट दूसरा सेल दे रहा होगा, तो वो दोनों सेल ज्यादा टाइम तक चलेंगे। तो बैकअप टाइम बढ़ जाता है, लेकिन टोटल जो लोड के ऊपर करंट होता है वो सेम रहता है। लेकिन जो सप्लाई करंट दे रही है, दोनों सप्लाई फिर आधा आधा करंट देती हैं, दोनों सप्लाई फिर आधा आधा करंट देती हैं। ठीक है जी। इस वीडियो को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।